जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रोल्स रॉयस भारतीय नौसेना की पहली इलेक्ट्रिक वॉरशिप को बनाने में इंटरेस्टेड। पाकिस्तान को नहीं मिल रही है अमेरिका की एमरम मिसाइल्स। पहली बार काबुल में पाकिस्तान ने करी डायरेक्ट स्ट्राइक। इंडियन एयरफोर्स की फीमेल पायलट को लेकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से हुआ एक्सपोज। और 600 किलोमीटर की रेंज वाली भारत की रुद्रम 3 मिसाइल के टेस्ट हुए कंप्लीट। अगर आप हमारे डिफेंस अपडेट्स को डेली बेसिस पर देखते हैं तो आपको इस बारे में जानकारी होगी कि 5 अक्टूबर से वेस्टर्न सीबोर्ड पर भारत और यूके की नेवीज के बीच बाइलेटरल एक्सरसाइज कॉन्कर 2025 चल रही है, जो कि 12 अक्टूबर तक जारी रहेगी। और इस एक्सरसाइज में दोनों ही देशों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें यूके का HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और भारत का INS विक्रांत अपने बैटल ग्रुप के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो भारत और यूके की इस एक्सरसाइज के बीच अब रोल्स रॉयस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो भारत की पहली इलेक्ट्रिक वॉरशिप के डिज़ाइन और डिप्लॉयमेंट के लिए भारतीय नौसेना के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है। और कंपनी ऑफिशियल्स का मानना है कि जिस तरह से रोल्स रॉयस के पास इंटीग्रेटेड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम्स में एक डीप एक्सपर्टीज़ है, तो उनकी यही बात भारत के नेवल मॉडर्नाइजेशन प्लान्स में सपोर्ट करने के लिए उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखती है। और इस दौरान उनका ये कहना था कि रोल्स रॉयस का जो MT30 मरीन गैस टर्बाइन है, जो कि पावर डेंसिटी और रिलायबिलिटी के मामले में एक इंडस्ट्री बेंचमार्क बन चुका है और एक ग्लोबल नेवल ऑपरेटर्स के वास्ट नेटवर्क को लगातार सर्व कर रहा है। और इसी तरह से रोल्स रॉयस अब भारतीय नौसेना के ऑपरेटर्स के साथ भी बहुत ही क्लोजली काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि भारत की आत्मनिर्भरता वाले विजन के साथ भारत को नेक्स्ट जनरेशन के सॉल्यूशंस मिल सकें। कल 9 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करी हैं। और पाकिस्तान के मुताबिक ये जो स्ट्राइक्स हैं ये TTP के लीडर नूर वाली महसूद को टारगेट करने के लिए की गई थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि TTP वही सेम ग्रुप है जिसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही क्रिएट किया था, ट्रेन किया था, ताकि वो उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। लेकिन हुआ ये कि वो उल्टा उन पर बैकफायर हो गया। बाकी अगर आपको TTP के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक की ज़्यादा डिमांड हुई तो हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। बाकी आ जाते हैं इस लेटेस्ट डेवलपमेंट पर, जो कि अफगानिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक्स करी हैं TTP को टारगेट करने के नाम पर। और ये पहली बार है जब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं। और इनिशियली पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया था कि उनकी जो एयर स्ट्राइक है पूरी तरह से सफल रही है और TTP के लीडर को उन्होंने टारगेट किया था और वो एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन बाद में रिपोर्ट्स निकल के सामने आई कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक फेल हो गई है और TTP के जिन लीडर्स को एलिमिनेट करने का दावा पाकिस्तान कर रहा था तो वो पूरी तरह से एक पीस में जीवित हैं। बाकी इस स्ट्राइक को लेकर तालिबान के प्रवक्ता का कहना था कि काबुल में 2 एक्सप्लोजन सुनाई दिए हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर कोई कैजुअलिटीज़ हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो इस पर ऑफिशियली तालिबान की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक ये स्ट्राइक खास तौर पर TTP के उन हमलों की बात की गई थी जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपने कई सारे सोल्जर्स को खोया था, जिसमें उनके मिलिट्री के 2 सीनियर ऑफिसर्स भी शामिल थे। और आपको बता दें कि जनवरी 2025 से लेकर अभी तक TTP के हमलों में जो दुनिया के नंबर 1 आर्मी है वो अपने 900 से अधिक सोल्जर्स को खो चुकी है। और काबुल में ये स्ट्राइक भी तब हुई है जब अफगान तालिबान के विदेश मंत्री भारत की विजिट पर हैं। और जबकि आज दिल्ली में अफगान एम्बेसी में अफगान तालिबान लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करी थी। बाकी पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आज 10 अक्टूबर को पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला होता है तो जवाब में कोलैटरल डैमेज की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि इनफ इज़ इनफ, यानी कि शायद उनके कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी मिलिट्री की नाकामियों को छिपाने के लिए ये अब किसी पर भी हमला कर सकते हैं, चाहे वो सिविलियन से क्यों ना हो। और पास्ट में पाकिस्तान की मिलिट्री ऐसा कई बार कर चुकी है और पाकिस्तान द्वारा कराए जाने वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर कुछ एक्सपोज होता है तो पाकिस्तान कह देगा कि वो कोलैटरल डैमेज था। और जिस तरह से जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान में भी आतंकवाद को फैलाने में लगा हुआ है और फिर अपने सो कॉल्ड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के नाम पर सिविलियंस पर एयर स्ट्राइक भी करता है, तो इन सब हरकतों को देखने के बाद अफगानिस्तान भी अपना बदला लेने के लिए तैयार है। और बाकी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान में कोई फेलियर होता है तो फिर पाकिस्तान के पास आखिर में बोलने के लिए एक ही चीज़ रहती है कि ये सब रा की साजिश है। और इस बार पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा विंग है ISPR, तो उसके DG की तरफ से एक नई स्टेटमेंट आई है जिसमें उनका यह कहना है कि भारत अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए। और DG ISPR ने अपनी स्टेटमेंट में काबुल में करी एयर स्ट्राइक के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, जो कि कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि ये एयर स्ट्राइक भी पूरी तरह से फेल हुई है। बाकी DG ISPR का कहना है कि TTP के जो राइवल्स हैं वो US मेड वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि US ट्रूप्स अफगानिस्तान में अपने पीछे छोड़ गए थे। DG ISPR की तरफ से भी बताया गया कि 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान ने 516 जानें गंवाई हैं,
जिनमें उनके 312 सोल्जर्स हैं, 72 पुलिसमैन हैं और बाकी सिविलियंस हैं। और DGISPR के ऑफिशियल एक्स हैंडल से 8 अक्टूबर को एक पोस्ट की गई थी जिस पर उन्होंने ये बताया था कि 7 और 8 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने औरंगजेब जिले में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया था। और पाकिस्तान का एक क्लेम है कि उनके पास इनपुट्स थे कि इस क्षेत्र में फिटना खारिज के लोग मौजूद हैं, जिसे पाकिस्तान भारत की प्रॉक्सी बताता है। और फिर आगे इस पूरी पोस्ट में उन्होंने एंटी इंडिया नैरेटिव चलाने का प्रयास किया है और अपने इसी सो कॉल्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अपने 11 सोल्जर्स खोए, जिनमें 2 सीनियर ऑफिसर्स थे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का और एक मेजर रैंक का। और DGISPR का जो पोस्ट है जिसमें एंटी इंडिया नैरेटिव चलाने का प्रयास किया गया है, तो इसमें उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन को बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी रीडर्स की तरफ से DGISPR को इस फर्जी पोस्ट पर कम्युनिटी नोट मिला है, यूँ कहें कम्युनिटी रियलिटी चेक मिला है, जिसमें बताया गया कि DGISPR जो कि पाकिस्तानी आर्मी की प्रोपेगेंडा आर्म है, जिसे मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी लीड करता है, जो कि UN लिस्टेड आतंकी जिसका नाम था सुल्तान बसरुद्दीन महमूद, तो उसका बेटा है। और ISPR DG का जो फादर है, तो उसने लादेन को भी सहायता दी थी। इस कम्युनिटी नोट में ये बताया गया कि कैसे 5 वर्षों में पाकिस्तानी आर्मी ने PTI को क्रश किया, इमरान खान को जेल में डाला और अब वो शहबाज शरीफ के माध्यम से रूल कर रहे हैं। और तो और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के गाँवों में सिविलियंस पर बॉम्ब भी गिराए हैं। और अब काबुल पर जिस तरह से पाकिस्तान ने स्ट्राइक करी है, तो ऐसा लग रहा है जो पाकिस्तान है तो सच में कुछ रिमार्केबल अचीव करने वाला है, अपने हर एक पड़ोसी को अपना दुश्मन बनाकर। और अगर सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी वाला कोई अवार्ड होता तो वो निश्चित रूप से पाकिस्तान को ही मिलता, क्योंकि अपने जन्म के बाद से पाकिस्तान की हरकतें हमेशा से ही खुद के अस्तित्व को मिटाने वाली रही हैं। आज 10 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच एक डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है, जिसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट के अलग अलग इश्यूज़ को डिस्कस किया गया था। और इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने इस बात को दोहराया कि कैसे भारत की अफगानिस्तान के लोगों के साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप रही है, और उन्होंने दोनों देशों के डीप रूटेड कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज को भी हाईलाइट किया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान पर जोर दिया है। और भारतीय विदेश मंत्री ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि कैसे अफगानिस्तान के पक्ष ने भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स को समझा है। और अफगान विदेश मंत्री ने इस बात को दोहराया है कि अफगानिस्तान की सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि वह अफगानिस्तान की ज़मीन को किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी भी ग्रुप के द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देगी। इसके अलावा एक स्पेशल जेस्चर के तौर पर जो भारत है वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए 12 एम्बुलेंस गिफ्ट करने वाला है, जो कि अफगानिस्तान के भारत के ऑनगोइंग हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। और जबकि अफगानिस्तान ने भारत की कंपनीज को माइनिंग सेक्टर में अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वाइट किया है। और इसी दौरान इस बात की भी अनाउंसमेंट की गई है कि भारत काबुल में अपनी एम्बेसी को रीओपन करेगा और फुल डिप्लोमेटिक प्रेजेंस के लिए यहाँ पर जो मौजूदा टेक्निकल मिशन है तो उसको अपग्रेड भी करेगा। और जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है तो उसके बाद से भारत का इस तरह का पहला कदम है। हालांकि ये एम्बेसी फिर से कब ओपन होने वाली है तो इसकी कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन फिलहाल अभी मेंशन नहीं की गई है। और ये मीटिंग निश्चित रूप से भारत और अफगानिस्तान के बीच मजबूत होते हुए डिप्लोमेटिक टाइज को भी दर्शाती है। बाकी इसके अलावा नई दिल्ली में अफगान एम्बेसी में अफगान तालिबान के विदेश मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी थी, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि अफगानिस्तान बगराम एयरबेस पर किसी भी विदेशी मिलिट्री को अलाउ नहीं करेगा। अगर आप हमारे साथ रिलेशंस चाहते हैं तो आप डिप्लोमेटिक मिशन के माध्यम से इंगेज हो सकते हैं, लेकिन हम मिलिट्री यूनिफॉर्म में किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि अफगानिस्तान एक सोवरन कंट्री है और ये हमेशा ऐसी रहेगी। और हाँ, आपको बता दें कि अफगान तालिबान के विदेश मंत्री ने पहलगाम हमले और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी निंदा करी है। और इसके अलावा अभी जो काबुल पर स्ट्राइक हुई थी तो उस पर अफगान तालिबान के विदेश मंत्री का स्पष्ट रूप से कहना है कि अफगानिस्तान के लोगों के धैर्य को टेस्ट मत करो, उनको ज़रूरत से ज़्यादा मत छेड़ो, और अगर आपको जानना है कि क्या होगा तो फिर आप ब्रिटिश, सोवियट्स, अमेरिकन, नेटो इनसे पूछ सकते हो, तो वो आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं इस बारे में कि अफगानिस्तान के साथ इस तरह के गेम खेलने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। और ये संदेश किन निकम्मे लोगों के लिए था ये तो आप सभी को पता ही है। बाकी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग ISPR अफगान तालिबान के इन बयानों से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर उससे फ़र्क भी क्या पड़ता है। और इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि TTP ने जब से विरोध का आह्वान किया है तब से ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट को सस्पेंड किया गया है। भारत की रुद्रम 3 मिसाइल के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एडेप्टेशन ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और सुखोई Su-30 MKI के साथ इस नई रुद्रम 3 मिसाइल की एक पिक्चर भी सामने आई है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो रुद्रम 3 है वो हाइपरसोनिक रफ्तार वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, और जिसे अगर हाई ऑल्टीट्यूड से लॉन्च किया जाए तो इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है, जो कि भारतीय वायुसेना को और भी डीप स्ट्राइक मिशंस को एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी प्रदान करती है। या अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत के दुश्मनों के सिस्टम्स को सेंटर ऑफ ग्रेविटी और भी करीब से दिखाने के लिए ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम है।
और जबकि DRDO ऑफिशियल्स ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि इसका एक और वेरिएंट बनाया जा रहा है रुद्रम 4, जो कि एक लाइट वेट वेरिएंट होगा और उसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक होगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि GRSE ने बेंगलुरु बेस्ड सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है और जिसमें वे संयुक्त रूप से मिलकर भारतीय नौसेना के लिए अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम्स को विकसित करेंगे। तो जैसा कि अभी कुछ ही समय पहले इंडियन आर्मी चीफ ने भारतीय सेना में रुद्र नाम की नई ब्रिगेड्स को बनाने की घोषणा करी थी, जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज इन्फेंट्री, आर्मर, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस, UAV सिस्टम्स, इन सभी अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन किया जाएगा। तो अब इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड के ऑफिशियल एक्स हैंडल से इस न्यूली रेज्ड रुद्र ब्रिगेड की एक नई वीडियो रिलीज की गई है, जिसमें रुद्र ब्रिगेड ने अपनी सुपीरियर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और नॉर्थ सिक्किम के चैलेंजिंग हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन में अपनी प्रिपेयर्डनेस को डेमोन्स्ट्रेट किया है और एक इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स फॉर्मेशन के तौर पर इस हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन में एक सीमलेस कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए थे। वहीं इसके अलावा इंडियन आर्मी की सप्त शक्ति कमांड ने भी हाई ऑल्टीट्यूड कंडीशंस में अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया था, जिसमें एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट, इंगेज और न्यूट्रलाइज करके दिखाया गया है। बाकी इसके अलावा अभी जो मीडिया पर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को नई एमरेम मिसाइल्स दिए जाने वाली रिपोर्ट्स चल रही थी, तो उन रिपोर्ट्स को US ने ऑफिशियली डिनाई किया है और कहा है कि वो रिपोर्ट्स फेक हैं। और US का कहना है कि पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट है वो केवल मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट सपोर्ट को कवर करता है, ना कि नए वेपन्स की डिलीवरी को। लेकिन ये स्पष्ट है कि एमरेम मिसाइल्स के फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान का नाम उन देशों की लिस्ट में शामिल है जिन्हें भविष्य में ये वेपन्स मिल सकते हैं। अब हम आपको एक ऐसा अपडेट देने वाले हैं जिसको सुनने के बाद हमारे पड़ोसी बोलेंगे ना करें पाईजान ना करें, और हमारे पड़ोस की जो जाहिल जनता है तो उनको थोड़ा सा दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं तो वो इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर की पहली वुमेन पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह की हैं। हमारी वही फीमेल पायलट जिनको लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग ने फर्जी दावा किया था कि हमारी इस फीमेल पायलट को पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है। अब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग को तो बाद में समझ में आ गया था कि ये तो फर्जी खबर निकली, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने तो बड़े चुपके से इस दावे से खुद को किनारे कर लिया। लेकिन पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है, जो कि पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा में ऑलरेडी फंस चुकी थी और जिनको आज भी यही लगता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑफिसर्स की छाती पर जो मेडल्स हैं वो उनको युद्ध जीतने के लिए मिले, जबकि एक्चुअल में पाकिस्तान आज तक कोई युद्ध जीता ही नहीं है। खैर वो बात की बात है, पर वही जाहिल जनता पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा में अभी तक फंसी हुई थी और जो अब तक यही मान के बैठी थी कि स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह पाकिस्तान के कब्जे में है और भारत जानबूझकर उनके बारे में नहीं बता रहा है। तो अगर उनमें से कोई जाहिल लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये अच्छे से देख रहे हैं कि यही है हमारे स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। और अब प्रश्न आता है कि पिक्चर कब की है, तो बता दें कि ये पिक्चर कल 9 अक्टूबर की है और वो भी तांबरम में स्थित इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल की, जहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह ने भारतीय वायुसेना, सिस्टर सर्विसेज और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के 59 ऑफिसर्स के साथ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स को सफलतापूर्वक पास किया है। और ये उसी सेरेमनी की पिक्चर है, यानी कि अब जो स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह हैं वो एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी बन चुकी हैं। तो अगर आपको ये अपडेट सुन के मज़ा आया तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिए, लेकिन कमेंट में क्या लिखना है वो आपको पता है, वो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही श्रवण कुमार वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक चैन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि रफाल फाइटर के पास सबसे लॉन्ग रेंज वाला वेपन कौन सा है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।